हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। तो अभी आपने देखा कि सबसे छोटे आकार के जो परागकण होते हैं, ठीक है, वो एक तरीके से क्या अल्पृष्ठम पाए जाते हैं, अल्पृष्ठम, ठीक है। अब हम लोग हाँ एक चीज और ध्यान रखिए, इसकी आकृति जो होती है 10 माइक्रोमीटर की होती है। लिख लीजिए, उसको लिखा नहीं, लिख लीजिए, 10 माइक्रोमीटर की होती है, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे सब। हाँ, माइटोसिस एल्पिस्टम की जो आकृति होती है 10 माइक्रोमीटर की होती है, सबसे छोटी होती है। और इसकी जो एक तरीके से मतलब 10 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक की परागकण की क्या होते हैं स्ट्रक्चर को देखा गया है, ठीक है। अब हम लोग सबसे बड़े आकृति के स्ट्रक्चर को यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। 100 200 तक देखा जाता है। अब लिखेंगे सबसे बड़े आकार के, सबसे बड़े आकार की परागकण मीरोविलस जल्पा। मीरोविलस जल्पा में पाए जाते हैं। इनकी आकृति कितनी होती है, इनकी जो आकार है इनके परागकण की, वो 200 माइक्रोमीटर तक होती है, ठीक। ये 200 माइक्रोमीटर तक के परागकण इसमें क्या होते हैं। ये तो हो गया सबसे बड़े आकार के परागकण। अब हम लोग जानेंगे सबसे एक तरीके से लंबे परागकण कौन होते हैं। सबसे लंबे आकार के परागकण, आकार के परागकण माइक्रोमीटर में देखा जाए, ठीक है। तो ये माइक्रोमीटर तो करीब 2000 से 5000 माइक्रोमीटर तक होती है, ठीक है। और अगर इसको एमएम में देखा जाए, किसमें, एमएम में देखा जाए, तो ये करीब 5 mm की होती है, 5 मिलीमीटर के करीब। तो ये चीजें इसमें क्या की जाती है, बताई जाती है। यहाँ बताया जाए सबसे बड़े आकार के जो परागकण होते हैं कौन से होते हैं। मीरोविलिस जल्पा, जो कि करीब कितने 200 माइक्रोमीटर के करीब होते हैं, ठीक है। सबसे लंबे आकार के जो परागकण होते हैं, ठीक है, वो जोस्टेरा होते हैं। वो कहाँ पाए जाते हैं, ये समुद्री घास में पाए जाते हैं। ये 2000 से 5000 माइक्रोमीटर के बीच में होते हैं, जो कि अगर एक, हाँ, 5 mm के करीब में होते हैं, मिलीमीटर के रूप में ये पाए जाते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपके छोटे बड़े आकार के परागकण के बारे में। अब हम लोग ये समझेंगे इसको जानने से पहले कि कौन कौन से मेल स्पर्म, ठीक है, या कौन कौन से स्पर्म या कौन कौन से नर युग्मकोद्भिद पाए जाते हैं, ठीक है, जिनसे प्लांट में अलग अलग प्रकार से विकास होता है। फिर उसके बाद हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसके बारे में क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो जो संबंधित हार्मोन्स हैं इनसे, ठीक है, जो महत्वपूर्ण हार्मोन्स के रूप में आगे आपको भी चैप्टर में मिलेंगे, और ठीक है हार्मोन्स इसमें क्या होंगे, मिलेंगे आपको। लेकिन जो संबंधित से ऑक्सिन हो गया, जिबरेलिन हो गया, साइटोकिनिन हो गया, और आपका हो गया क्या, ब्रासिनोल स्टेरॉइड्स, ठीक है। तो ये जो हार्मोन्स हैं आपके, ठीक, ये अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रक्रिया पे क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कौन कैसे क्या कार्य करता है, ठीक। चलो ठीक है। तो अब हम लोग इसको समझेंगे एक बार, देखिए कुछ हार्मोन्स बताए गए हैं, आगे हम लोग और हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो जरूरी है, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं जो चीज, उसी के लिए हार्मोन से बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे आपका पहले ऑक्सिन आता है, ठीक है, जो क्या कार्य करता है, परागनली। परागनली आपको हम बता चुके हैं। परागनली की वृद्धि और निषेचन क्या होता है हमने बताया था, ठीक है। पराग कोश का निषेचन कैसे होता है, हेडिंग ही आपको बताएं पूरा, ठीक है। तो पराग कोश के निषेचन में क्या करता है, मदद करता है। कौन मदद करता है, ऑक्सिन। ध्यान रखिएगा, ये आपके ओमार में पूछा जा सकता है कि पराग कोश या पराग निषेचन में कौन मदद करता है, तो ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर इसका आप क्या आते हैं, जिबरेलिन। जिबरेलिन आते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, पराग कण के विकास। अब परागकण तो आपको हम बता चुके हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये परागकण के विकास करते हैं। और पराग कोश का स्वफुटन एक टॉपिक ही, इसको भी हम बता चुके हैं कि पराग कोश का स्वफुटन को क्या होता है।
पराग कोश के स्वपुटन के लिए क्या होते हैं, ये आवश्यक होते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या है, साइटोकिनिन, ठीक है, आपका क्या आता है साइटोकिनिन, जो क्या कार्य करता है, कोशिका विभाजन में कार्य करता है। क्या कार्य करता है, कोशिका विभाजन में और नर भागों के विकास में। अभी हम लोग नर भाग जो कि नर कोद्भिद पढ़े, उसकी पहली जो आपकी टॉपिक पढ़ाई गई है, ठीक है, कि नर एवं कोद्भिद होता क्या है, वो हमने आपको बताया है, ठीक है। उसमें इसका क्या होता है, विकास करते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर आपका क्या है, साइटोराइट्स के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ब्रांसियो। साइटोराइट्स के बारे में क्या बताया जा रहा है कि नर जननांगों के विकास, ठीक है, जो कि आप लोग इस बार पढ़ेंगे, ठीक है। नर जननांगों के विकास के लिए क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो अब इस टॉपिक के बाद मतलब अब जो इसको पढ़ लेंगे, इसी के बाद हम लोग उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसी के बारे में क्या करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से कार्य करते हैं। कौन सा चित्र बना है आवृत्त बीजीय पादप के परिपक्व परागकण की संरचना की। अभी जो चित्र बना है आवृत्त बीजीय पादप के परिपक्व की क्या बना है, संरचना जो बना है, इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, एक एक टॉपिक लेकर के समझेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो पहला हम लोग जानेंगे परागकण के बारे में। इसके पराग कण के बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या जानेंगे, ये भी देखिए। इसको विभक्त करने के लिए मतलब पराग कण को एक तरीके से दो भागों में विभक्त किया गया है। पराग कण को नहीं विभक्त किया गया, ध्यान रखिएगा। ये आपके जो आकृति बनी है उसके अनुसार भी क्या किया गया है, विभक्त किया गया, ध्यान रखिएगा। ये पराग कण को नहीं विभक्त किया, जो भी आकृति बनाए हैं परिपक्व पराग कण के लिए, उसकी हमें क्या किया गया है, यहाँ पर इसको विभक्त किया। जो पहला आपका क्या है, पहला आपका बाह्य चोल, ठीक, और दूसरा क्या है, अंतःचोल। तो बाह्य चोल और अंतःचोल क्या है, इसी का हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक, एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसको क्या कहता है, स्पोरोपोलिन, ठीक है, क्या कहा जाता है उसको, स्पोरोपोलिन का बना होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर हम लोग इसको आगे समझना शुरू करें। तो चलिए फिर देखते हैं इसको, ठीक। हमने भी आपको बताया जो परिपक्व परागकण होते हैं उनके अनुसार ये दो आकृति के होते हैं, दो प्रकार से, कौन कौन, एक बाह्य चोल, एक अंतःचोल। बाह्य चोल को बताया था यह मोटा तथा खुरदुराकार का होता है, ठीक है, और इसके अंदर एक विशेष प्रकार के क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ भरत होते हैं। जैसे कि हमने भी आपने आकृति में देखेंगे, आकृति में आपके दो परत बनी है, बाह्य चोल की, अंतःचोल की। तो बीच में उसके क्या होते हैं, एक प्रकार के रिएक्शन या केमिकल पदार्थ भरे रहते हैं, ठीक है, जिसको स्पोरोलिनिन, ठीक है, बताया जाता है, कब मतलब एक तरीके से बना होता है। और फिर आगे क्या बताता है, यह क्या होते हैं, कैरोटीनाइड का ऑक्सीकारक बहुलक होता है। कैरोटीनाइड के ऑक्सीकारक क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। साथ साथ ये बताया था कि इस पदार्थ के कारण, किसके कारण, स्पोरोपोलिन के कारण ही क्या होते हैं, पराग कण जो होते हैं किस रंग के हो जाते हैं, हरे रंग के, ठीक, हरे रंग के होते हैं। और साथ साथ इनकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी बहुत उच्च प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, किसके कारण से, स्पोरोपोलिन के बारे में, इसके ही कारण से, ठीक, एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ है, इसी कारण से ये हरे रंग के भी हो जाते हैं और प्रतिरोधक क्षमता इनकी है वो बढ़ जाती है इसी केमिकल के कारण से, ठीक। तो फिर हम लोग आगे क्या जानेंगे, आगे हम लोग को हम समझ रहे हैं, इसको जानना क्या है, इसके बारे में जानना है, ठीक है। कैरोटीनाइड का ऑक्सीकारक बहुलक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। ये आपको पूछना भी होगा, ठीक, समझना भी होगा। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अब आगे समझेंगे, यानी कि कैसे कार्य करता है, कौन सा पदार्थ, किस का कैसे इसका केमिकल नेम है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक। तो हम लोग अब समझेंगे स्पोरोपोलिन के बारे में, ठीक है। इसको बताया जाता है कि ये होता क्या है, ये एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे प्रतिरोधी के तरीके से, ये किस तरीके से मतलब कार्य करता है प्रतिरोधी। तो प्रतिरोधी इस तरीके से कार्य करता है, जैसे हम लोगों के शरीर में भी बहुत सारे मतलब ऐसे एंटीबॉडीज हैं, ठीक, जो हम लोग को शरीर में बहुत सारे मतलब बैक्टीरिया से या
ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे बीमारियों से हमें बचाता है, ठीक है, इस तरीके से बताया था। तो यहाँ बताया क्या है, क्या तरीके से प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है, और वसा युक्त यानी कि इसके अंदर बहुत भारी मात्रा में फैट भरा होता है, ठीक है। अब वो फैट किस तरीके से होता है कि वो किस तरीके से बनता है, ठीक। तो वसा युक्त पदार्थ का एक क्या होता है, ये बहुलक होता है। इसमें बहुत भारी मात्रा में क्या होते हैं, वसा होते हैं। जैसे हम लोग के शरीर में भी आपने देखा होगा, हम लोग के शरीर में भी बहुत भारी मात्रा में वसा रहता है। अगर ये वसा धीरे धीरे बढ़ता जाएंगे, एक चीज ऐसा समझिए कि एक होता है जिसे हम लोग के शरीर में गुड फैट और बैड फैट के रूप में, ठीक। गुड फैट होते हैं मतलब हम लोग की शरीर जिसको कहा जाता है हेल्दी रहती है, ठीक। आदमी बीमार कम से कम होता है उस पर। लेकिन जो बैड फैट यानी कि जिसमें थाई मोटी हो जाए, पेट निकल आए, ठीक, तो इस सब समस्या में ज्यादा समस्या हमें लगती है, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी क्या होता है, वसायुक्त पदार्थ पाए जाते हैं और उन पदार्थों का एक क्या होता है, बहुलक होता है। बहुलक यानी कि बहुत बड़ी संख्या में क्या होते हैं, वो पाए जाते हैं, ठीक। तो ये चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.